इंसुलिन वाला सभी को समझ आ गया। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हम बढ़ रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो सबसे पहले हमने चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर इंसुलिन वाला जो प्रयोग है वो कर लिया। यानी किस प्रकार से, क्यों चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर इंसुलिन हार्मोन बनाया गया, उसकी कमी क्या है और कमी से क्या रोग होता है, इस उपचार के लिए किया गया था। पशुओं वाला पहले प्रयोग किया था, उसके साइड प्रभाव हुए। उसके बाद बैक्टीरिया में बनाया गया था, लेकिन वो पूर्ण नहीं बना। उसके बाद मानव खुद बनाता है। और कौन बनाता है? सबसे पहले एली लिली कंपनी अमेरिका की, वो बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट है जीन थेरेपी, यानी चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट उपयोग है इस जैव प्रौद्योगिकी का, वो है जीन थेरेपी। इसी को बोला जाता है जीन चिकित्सा। जीन थेरेपी क्या है? अब इस शब्द का अर्थ समझिए। थेरेपी का मतलब होता है मतलब उपचार करना, इस प्रकार से कह सकते हैं। और जीन का मतलब क्या है? जीन हम यही पढ़ रहे हैं। अब किसी भी जीव के अंदर जीन की अदला बदली करके, जीन को अदला बदली करके उसमें फेरबदल करके कोई नया जीन डालते हैं, उसको बोला जाता है जीन थेरेपी। अब जीन की अदला बदली क्यों करें? यानी हमारे घरों में क्या है, छत है, मान लीजिए कोई भी छत है, छत छोड़िए, आप ये मान लीजिए घर के अंदर पुराना सामान है, कोई भी बेंच है, बेड है, जो भी है। अब वो पुराना हो गया, वो खराब हो गया, अब वो उस लायक नहीं रहा कि जिस लायक हम जो उपयोग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? उसको बदल देंगे और नया लेके आते हैं, नहीं आते? यानी पुराने वाले को अलग निकालेंगे और नया वाला लाके वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। उसी प्रकार जीन हमारे शरीर में क्या करते हैं? कोई ना कोई काम करते हैं, प्रत्येक जीन का अलग काम होता है। अब अगर वो कार्य अवरुद्ध हो जाता है, वो जीन खराब हो जाए, तो हम क्या करेंगे? उस जीन को निकाल देंगे और नया जीन उसके अंदर डाल देंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जीन थेरेपी कहते हैं। मतलब कोई भी जीव है, उस जीव के अंदर यदि जीन कोई खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उस जीन को बदल देते हैं और उसके स्थान पर नया जीन डाल देते हैं। जिस प्रकार से सेल, बैटरी के अंदर सेल होता है, वो खत्म हो जाता है। वो ऐसे मान लीजिए बैटरी शरीर है, सेल क्या है? जीन है। अब वो जीन अगर खराब हो गया तो हम क्या करते हैं? वो जीन निकाल देते हैं, वो सेल निकालते हैं और नए सेल लेकर डालते हैं, नहीं डालते? उसी प्रकार ये क्या है? जीन को बदल देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जीन थेरेपी कहते हैं, जीन चिकित्सा कहते हैं। अब क्यों करते हैं, कहाँ पर करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर एक जीन होता है, एडीए जीन। हमारे शरीर में जीन होता है एडीए जीन, और इस जीन की कमी के कारण एक रोग हो जाता है। इस रोग को बोला जाता है स्किड रोग, SCID। ये स्किड रोग है, ठीक है। अब ये जीन क्या होता है? एडीए जीन नहीं, एडीए एक एंजाइम है, सॉरी। एडीए एंजाइम है, वो क्या करता है? एक जीन के द्वारा छोड़ा जाता है, ठीक है। एडीए जो एंजाइम है वो क्या करता है? एक जीन है उसको छोड़ता है। इसका नाम क्या है पूरा? स्किड का नाम याद होगा। अब देखिए नोट्स के अंदर एक मिस्टेक है, यहाँ पे SCI है, ये डी नहीं लगाएगी, तो इसके आगे डी लगा लीजिए। ये स्किड है, हाँ आगे मैंने पूरा सही लिखा है, ठीक है। हाँ, तो ये स्किड है। जो भी नोट्स है दिए हैं मैंने, जिसको भी, जिसके पास भी नोट्स हैं, वो यहाँ पे स्किड पूरा कर लीजिए। स्किड का जो पूरा नाम है सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है। और जो एडीए है विकार, जो एडीए एंजाइम है, इसका पूरा नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। इसका पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ये इसका पूरा नाम है। और स्किड का पूरा नाम मैंने बता दिया, सीवियर कंबाइन इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। अब आ जाइए वापस इसके ऊपर। होता क्या है कि ये एंजाइम क्या कार्य करता है? हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई जीन है, वो जीन क्या करता है? इस एंजाइम को छोड़ता है हमारे शरीर में। ये एडीए एंजाइम बनाता है ये जीन। अब ये एंजाइम क्या कार्य करता है? ये एंजाइम हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? प्रतिरक्षा का कार्य करता है। उम्मीद है सभी को पता होगा प्रतिरक्षा क्या है, अब तक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। प्रतिरक्षा क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर कोई भी बाहरी रोग कारक प्रवेश कर रहा है, वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु प्रवेश कर रहा है, उसको मारना, उसके प्रति लड़ने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा। 7वें अध्याय में आप पूरा पढ़ चुके हैं प्रतिरक्षा वाले में, तो वो प्रतिरक्षा है, ठीक है। अब ये जो प्रतिरक्षा है किसके कारण हो रही है? इस एडीए एंजाइम के कारण हो रही है। अब मान लीजिए ये जीन खराब हो गया, जीन खराब हो जाए तो क्या होगा? ये रसायन नहीं बन पाएगा, एडीए रसायन नहीं बनेगा। अब जब एडीए रसायन नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में क्या नहीं होगी? प्रतिरक्षा नहीं होगी। अब प्रतिरक्षा तंत्र पूर्ण रूप से कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि बाहर से जो भी रोग कारक है, हम जब श्वसन लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, खुले वातावरण में जाते हैं, कितने रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा कट लग जाता है चमड़ी में, तो भी हवा के माध्यम से कितने रोग कारक प्रवेश कर जाते हैं। तो उन सभी में क्या होता है? ये एडीए जो एंजाइम होता है वो लड़ता है, डब्ल्यूबीसी लड़ती है और वो उनको मार देती है। लेकिन जब इसकी कमी हो गई तो लड़ने वाला तो कोई है नहीं। ठीक उसी प्रकार स्कूल में प्रिंसिपल है नहीं, हमें डांट लगाने वाला कोई है नहीं, तो आप अपनी मनमर्जी करोगे नहीं करोगे? तो हमारे शरीर में जब एडी एंजाइम नहीं है तो रोग कारक क्या करेंगे? बोला आक्रमण, हमला कर देंगे। और जो
व्यक्ति है वो आसानी से क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। यानी वो नॉर्मल वातावरण में जाएगा, साँस लेगा ना, तो भी वो बीमार हो जाता है। तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से कमज़ोर हो जाता है। अब वो ज़्यादा समय तक लड़ ही नहीं पाता। सामने आपकी समस्या, क्योंकि उसके अंदर कमी हो चुकी है अब। जो रक्षक होते हैं, सैनिक होते हैं, वो ही नहीं रहे। ये कोई भी राजा-महाराजा प्राचीन समय में देखते हो, उसके चारों ओर क्या सेनापति, जो किला होता था, गढ़ बोलते हैं, उसके चारों ओर क्या होते थे? सेनापति, सैनिक, फौज। अब वहाँ पे अगर फौज ही नहीं रहेगी, तो राजा को तो आसानी से हर कोई उठा के लेके जाएगा नहीं, आक्रमण करेगा नहीं करेगा। वो सेम कंडीशन यहाँ पे है। अब हमारी सुरक्षा करने वाले जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो भी नहीं है। तो जो रोग-अर्क है, उसको तो आसानी से रास्ता मिल जाएगा, तो वो हमें क्या कर देंगे, बीमार कर देंगे। तो सबसे पहले 1990 के अंदर जो 4 साल की एक लड़की है, उसको ये रोग हुआ था। अब इस रोग होने के कारण स्किड रोग हुआ था। इसको स्किड रोग बोला जाता है, इसको जिसकी एडी एंजाइम की कमी से रोग होता है उसको। अब स्किड रोग होने के कारण क्या हुआ था, उसको एक प्लास्टिक की थैली, बंद थैली में रखते थे और उसके अंदर पंप के द्वारा जो वास्तविक हवा होती थी, जो मतलब अ, स्वस्थ हवा होती थी, वही भेजी जाती थैली के अंदर। क्योंकि उसे जैसे वो बाहर आएगी, क्या होगा, आक्रमण कर देंगे, हमला कर देंगे वायरस, बैक्टीरिया, और वो रोगी हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए क्या किया, सबसे पहले उसको पैकिंग यानी प्लास्टिक की थैली के अंदर बंद करके रखते थे। ये प्रश्न आया 1990 में, 4 वर्षीय लड़की को क्या हुआ था, एडीए विकार की वजह से स्किड रोग हो गया था। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके उपचार की। तो उपचार क्या है? इसका उपचार हमारे पास 3 प्रकार से है। पहला उपचार क्या होगा? हम वो जीन डाल दें इसके अंदर। क्या करें? इसके अंदर ये जीन डाल दें, जिससे वो बन जाए। दूसरा उपचार क्या है? जो अस्थि मज्जा होती है, आपको पता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इसका निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर की अस्थि मज्जा में, बोन मैरो के अंदर होता है। जो अस्थि मज्जा होता है उसका प्रवाहित करते हैं, उसको इसके अंदर ही डाल दें। इसके उपचार की अगर बात करें, तो 3 प्रकार से उपचार दिए गए हैं। उपचार, सबसे पहला उपचार है अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, हम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर अस्थि मज्जा जो है वो प्रत्यारोपित स्थापित करते हैं। लेकिन ये भी क्या है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाती, क्योंकि अस्थि मज्जा क्या है, तो नियमित रूप से उसे बदलना पड़ेगा। समय-समय पर क्या करना पड़ेगा, उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। ये क्या है, इन उपचारों में ये कमी है कि ये स्थायी रूप से लाभकारी नहीं है। एक और उपचार है एडीए उपचार। पहला तो ये हो गया, अस्थि मज्जा का हम प्रत्यारोपण करते हैं इसके अंदर। दूसरा, ये एडीए एंजाइम है, इसको हम डाल दें इसके अंदर। एडीए एंजाइम, जो भी रोगी व्यक्ति है, इसकी बात चल रही है, अभी उपचार किस प्रकार से करेंगे हम, इतना समझा गया। रोग किसकी कमी से होता है? एक जीन होता है, वो एडीए एंजाइम छोड़ता है, इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा होती है। अब उसकी कमी हो जाने के कारण प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, वो आसानी से बीमार होने लगता है, इसको बोलते हैं हम स्किड रोग। अब इस रोग के उपचार की बात चल रही है कि हम क्या करें, या तो अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण कर दें, या एडीए एंजाइम हम उसमें डालें। तो इनमें एक कमी है, कमी ये है कि इनको बार-बार बदलाना पड़ता है, क्योंकि अस्थि मज्जा भी एक नियमित समय होता है, इसका भी एक समय, और एडीए एंजाइम जो है उसका भी क्या है, एक नियमित संख्या है। क्योंकि आप ये मान लीजिए, घर घर के अंदर जो टंकी होती है, पानी की टंकी, उसमें हम पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं? उपयोग करने के लिए डालते हैं, सीधी-सी बात है, नहाने और पीने के लिए। अब जब भी वो पानी डाला गया है, तो क्या वो स्थायी रहता है क्या पानी? वैसे पड़ा रहता है कि नहीं? वो खत्म होता है, नहीं होता? तो हम क्या करते हैं, उसमें दोबारा पानी डालते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं। दिन में 10 बार, 20 बार नहाते हो आप, और फिर उसको खराब कर देते हो और फिर पानी भरते हो उसमें। तो इस प्रकार से बार-बार जब आप पानी डाल रहे हो, तो कम होगा, फिर डाल रहे हो, फिर कम होगा। उसी प्रकार जब एडीए एंजाइम डाला जाता है, तो ऐसा थोड़ी है, अभी वैसे पड़ा रहेगा, फिर प्रतिरक्षा कौन करेगा? तो ये एंजाइम क्या करता है, प्रतिरक्षा करता है, तो वो क्या होता है, धीरे-धीरे कम होता है। अब जैसे ही कम हो गया, वो एंजाइम और दोबारा डलवाना पड़ेगा। तो ये कमी है इनके अंदर कि इनको बार-बार बदलना पड़ता है। तो फिर इसका स्थायी जो उपचार है वो क्या हो सकता है? स्थायी उपचार ये हो सकता है कि इसके अंदर हम इस जीन को डाल सकते हैं, लेकिन जीन को भी कब डालें? अब इन अवस्थाओं में तो जीन को डाल नहीं सकते, वो भ्रूणीय अवस्था में डाला जाता है जी। एक और है डब्ल्यूबीसी का स्थानांतरण, इसमें हम ये कर सकते हैं कि तीसरा डब्ल्यूबीसी स्थानांतरण, इस डब्ल्यूबीसी को हम भेज सकते हैं, लेकिन वही बात, डब्ल्यूबीसी भी क्या है, जीवन काल है इसका। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का भी जीवन काल होता है 3 से 4 दिन होता है, शायद 3 से 8 दिन हो सकता है, 4-5 दिन होता है, इतना ही होता है। ये थोड़ा जीवन काल होता है, तो जैसे ये समाप्त हो उसके बाद फिर बदलना पड़ेगा। तो इन रोगों की ये एक क्या है, इन रोग इस उपचार की ये कमी है कि इनको हम बार-बार बदलेंगे, तभी इसका उपचार है। बार-बार बदलना पड़ता है इसको। फिर इसका स्थायी उपचार क्या हो सकता है, देखो। इसका स्थायी उपचार है, एडीए विचार को दूर करने का स्थायी जो तरीका है वो है भ्रूणीय अवस्था में स्टेम कोशिकाओं के अंदर जीन प्रवाहित करते हैं। अब ये जीन है ना, जो एडीए विकार पैदा कर रहा है, विकार नहीं एंजाइम, एडीए एंजाइम पैदा कर रहे हैं, उसी को हम भेज दें। लेकिन
हम डायरेक्ट मनुष्य के अंदर इस प्रकार से जीन नहीं भेज सकते। तो हम क्या करेंगे, जो भ्रूण अवस्था होती है उसी में भेज सकते हैं केवल। लेकिन जो व्यक्ति अब ये 4 साल की है, अब इसकी भ्रूण अवस्था कहाँ से लेके आएँगे? ये तो 4 साल की है, तो इसके अंदर तो नहीं हो सकता ना। तो ये कह रहा है कि हाँ, बीच में उपचार इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जो रोगी व्यक्ति है। लेकिन जो भविष्य में अगर ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति है, उससे जो दंपति है, उनसे अगर कोई संतान उत्पन्न होने वाली है, उसमें अगर ये रोग हो सकता है, तो इसे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी भ्रूण अवस्था में क्या करेंगे, जो भी जीन है, वो स्थानांतरित कर देंगे। ये जीन थेरेपी अथवा जैव प्रौद्योगिकी विधि के द्वारा, जीन थेरेपी समझ में आ गया? जीन थेरेपी यानी जो जीन है, वो बदल दिया जाएगा उसके अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका उपचार कर सकते हैं। लेकिन भ्रूण अवस्था के अंदर स्थापित जब करें, तो यहाँ पे 2 परिभाषाएँ हैं, एक है स्टेम कोशिका और एक है टोटिपोटेंसी, दोनों पूछी गई है। पहला है स्टेम कोशिका, इसको समझ लीजिए। स्टेम कोशिका, स्टेम सेल्स क्या है? स्टेम कोशिका क्या है? देखिए स्टेम कोशिका क्या होती है, इसे सीधा वन लाइनर प्रश्न है, या निम्न में से किसे स्टेम कोशिका कहते हैं? तो जो कोशिकाएँ विभाजन करके सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर ले, इसे हम स्टेम कोशिका कहते हैं। अब यानी एक कोशिका है, ये मान लीजिए कोई कोशिका है। अब इस कोशिका के अंदर ये गुण है कि ये विभाजन करके, बार-बार विभाजन करके सभी प्रकार की कोशिकाएँ बना ले। सभी प्रकार की कोशिकाओं मतलब पूरे शरीर का निर्माण कर ले, ये मान लो। शरीर का निर्माण करती है। अब एक शरीर के अंदर क्या होता है, सभी प्रकार की कोशिकाएँ होती है या नहीं होती? एक शरीर है, पहले ज़ायगोट या भ्रूण अवस्था में एक ही कोशिका होती है, लेकिन ये विभाजन करके पूरा शरीर का निर्माण करके सभी प्रकार की कोशिकाएँ बनाती है, नहीं बनाती? तो ये विभाजन करके सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर ले, उस कोशिका को हम क्या कहते हैं? स्टेम कोशिका कहते हैं। क्योंकि आप देखो, जो हमारे श्वसन तंत्र के अंदर कोशिका है, वो विभाजन करके अगर वो बनाएगी, श्वसन तंत्र वाली कोशिका बनाएगी। पाचन तंत्र के अंदर जो कोशिका है, वो पाचन तंत्र वाली कोशिका बनाएगी। उसी प्रकार हाथ की अंगुलियों की कोशिका है, जो हाथ की अंगुलियाँ बनाएगी। कान वाली कान की जो कोशिका है, उसी का निर्माण करेगी। वो सभी प्रकार की कोशिकाएँ नहीं बनाएगी। लेकिन जो भ्रूणीय अवस्था में जो कोशिका है, वो क्या करती है? एक ही कोशिका होती है, ज़ाइगोट जब बनता है, लेकिन वो पूरा शरीर बना रही है। तो वो सभी प्रकार की कोशिकाएँ बनाती है, तो इस प्रकार की कोशिका को हम क्या कहते हैं? स्टेम कोशिका कहते हैं। समझ में आ गया? अब टोटिपोटेंसी फिर क्या होता है? तो जो किसी कोशिका की वह क्षमता जिसके द्वारा वो सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, या विभाजन करके पूरे शरीर का जो निर्माण कर रही है, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरी परिभाषा है वो टोटिपोटेंसी, इसी के लिए यूज़ हुई है। लेकिन परिभाषा का शब्द है टोटिपोटेंसी। ये शब्द थोड़े से शब्द दिए गए हैं किताब में, इनकी परिभाषा नहीं है, इसलिए इसको मैं लिखवा रहा हूँ। पूर्ण सशक्ति, समझ में आ गया? पूर्ण सशक्ति हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में टोटिपोटेंसी। ये क्या मतलब है कि कोई कोशिका विभाजन करके जब पूरे शरीर का निर्माण कर ले, इस प्रक्रिया को, इसकी जो क्षमता होती है, उस क्षमता को क्या कहते हैं? हमें टोटिपोटेंसी कहते हैं। तथा उस कोशिका को हम क्या कहते हैं? स्टेम कोशिका कहते हैं। दोनों एक के लिए यूज है, लेकिन एक उसका नाम है, एक उसकी क्रियाविधि। नाम क्या है? स्टेम कोशिका, यानी वह कोशिका जो विभाजन करके पूरे शरीर का निर्माण कर ले, स्टेम कोशिका कहलाती है। और टोटिपोटेंसी क्या है? स्टेम कोशिका के द्वारा पूर्ण रूप से शरीर के सभी अंगों का निर्माण करने की जो क्रिया है, उसकी क्षमता जो है, उसे हम क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी कहते हैं। समझ में आ गया? परिभाषा देखो, किसी कोशिका की वह क्षमता जिससे वह विभाजन करके पूर्ण जीव का निर्माण कर ले। कौन सी करती है? आप बताइए कौन सी कोशिका करती है पूरे जीव का निर्माण? अरे ज़ाइगोट वाली, निषेचन की क्रिया के द्वारा। यहाँ पे जब नर और मादा है, दोनों निषेचन करते हैं। निषेचन करके एक कोशिका नर वाली, एक कोशिका मादा वाली, दोनों मिलकर एक ही कोशिका का निर्माण करते हैं, 2 अन कोशिका। तो उसको हम क्या कहते हैं? ज़ाइगोट कहते हैं। कहते हैं या नहीं कहते? अब ये ज़ाइगोट क्या करता है? वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करता है, और भ्रूण वृद्धि करके क्या करता है? नए जीव अथवा शरीर का निर्माण करता है। तो पूरे शरीर का निर्माण किया या नहीं किया? तो इस कोशिका को तो हम कहेंगे स्टेम कोशिका। और ये जो वृद्धि करके पूरा शरीर बना लेती है, उसे हम कहेंगे, उस क्षमता को या क्रियाविधि को क्या कहेंगे? टोटिपोटेंसी कहेंगे। समझ में आ गया होगा इतना? अब देखिए, सबसे पहला आनुवांशिक जो पौधा होता है, वो तम्बाकू का बनाया गया था। ये भी बनना इधर याद कर लेना। और जो सबसे पहला आनुवांशिक जीव है, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, जीएमओ जिसे बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो जो है, वो चूहा बनाया गया था। आनुवांशिक रूपांतरित जीव क्या होता है, आगे पढ़ने वाले हैं इसी अध्याय में हम। उम्मीद है इतना समझ में आ गया हो। एक बार बताइए, इतना पूरा समझ में आ गया? अगर कोई टॉपिक, कोई शब्द समझ में नहीं आया, कमेंट में मुझे बता दीजिए, पूरा बता दूँगा अलग से। हालाँकि ये रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं फिर भी उस कमेंट का जवाब दूँगा, या कोई टॉपिक विशेष है तो मैं अलग से शॉर्ट वीडियो या किसी प्रकार से डाउट है आपको पूरा क्लियर करूँगा मैं। ठीक है? कमेंट कीजिए, या जो भी आपको समझ नहीं आया, अगर इतना समझ में आ गया तो यस बताइए। यस लिख दो, यस लिख दो। देखिए, कृषि के क्षेत्र के अंदर हमने कर लिया पूरा, और इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हमने जैव प्रौद्योगिकी को पूरा पढ़ लिया। अब जो तीसरा है, वो है पारजीनी जंतु। पारजीनी जंतु बनाने में भी हम क्या कर सकते हैं? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? तो पहले परिभाषा देख लीजिए। पारजीनी जंतु यानी जीएमओ, जेनेटिक
मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म इन्हें कहते हैं। क्या होते हैं जीएमओ? यानी वह जीव जिसके अंदर जीन स्थानांतरण किया गया है, जो नया जीव बना है। जो पहले था नॉर्मल प्रकृति के अंदर उपस्थित है, वो तो पहले था, लेकिन जैसे हमने इसके अंदर जीन डाला तो जो नया जीव जीव बनता है, जीव तो वही होता है लेकिन उसके अंदर क्या किया गया है, नया जीन डाला गया है। अब उस जीव को हम क्या कहेंगे, पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। समझ में आ गया? परिभाषा देख लो इसकी, किसी जंतु के अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन कर बनाए गए जंतु को क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जंतु या पारजीनी जंतु कहते हैं। और जीन क्या है, अनुवांशिक पदार्थ ही तो है। सबसे अधिक पारजीनी क्या बनाए गए, चूहे बनाए गए। सबसे ज्यादा अगर कोई पारजीनी जीव बनाया गया तो वो है चूहा। तो मान लीजिए मैं उदाहरण यहाँ पे दे रहा हूँ, पहले कपास का पौधा था सीधा, ये नॉर्मली कपास है, ये पारजीनी जंतु नहीं है। लेकिन जैसे हमने इसके अंदर बिट्टी का जीन डाला, जैसे हमने बिट्टी का जीन डाला तो ये बन गया बिट्टी कपास। तो मैं अब ये कह सकता हूँ ये क्या है, बिट्टी कपास जो है वो है पारजीनी या जीएमओ है। समझा गया? उसी प्रकार जो इंसुलिन हार्मोन वाला है, जो जीन इसमें डाला वो हो गया। इसी प्रकार तंबाकू का पौधा था, इसी प्रकार कोई चूहा है या कोई भी जीव है, रोजी गाय है, अलग अलग प्रकार के जीव है, इन सभी के अंदर क्या किया गया था, कोई जीन का स्थानांतरण किया गया। चावल है, सुनहरा चावल बनाया गया था, वो सारे के सारे क्या है, पारजीनी जंतु है। यहाँ पे परिभाषा सिर्फ इतनी है, इसके बाद ये कहा गया लाभ अथवा विशेषताएं, यानी अलग अलग पढ़ना है हमें, पारजीनी जंतु के लाभ क्या है। तो यहाँ पे समझने वाले कोई बात नहीं है, थ्योरी सी है जो जल्दी पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं। देखो, पहला सामान्य क्रिया एवं विकास। जो पारजीनी जंतु होते हैं शरीर के सामान्य क्रिया और विकास की जानकारी प्राप्त करवाते हैं हमें, और किसी जीन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बारे में पता लगाते हैं। पारजीनी जंतु में क्या करते हैं, किसी भी जीव जीन की कौन सा जीन उसके अंदर उपस्थित है और नहीं है, इसके बारे में पता लगाते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कैसे पता लगाते हैं। भी कोई जीन उसकी कमी है तो उसके अंदर जो वो लक्षण वो पैदा नहीं होंगे, और अगर उस जीन की पूर्ति है तो लक्षण वो पैदा होंगे। तो हम ये बता देंगे पारजीनी जंतु उसके अंदर नहीं है। उसके बाद रोगों का अध्ययन, कोई किसी रोग कारक को पारजीनी जंतु में प्रवेश करके उसके विकारों का अध्ययन किया जा सकता है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोस है, रूमेंटाइट है, कैंसर है आदि। अब रोगों का अध्ययन भी हम क्या कर सकते हैं, यानी कोई जीव है उसके अंदर हमने रोग कारक कोई रोग कारक मतलब रोग पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा, रोग कारक क्या होता है, रोग पैदा करने वाला, वो है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, पारजीनी जंतु का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो रोग कारक का पता लगाना, कि हमारे पास क्या है, कोई सूक्ष्म जीव है, ये मान लो ये सूक्ष्म जीव है। अब इस सूक्ष्म जीव से कोई रोग होता है लेकिन हमें नहीं पता कोई रोग होता है या नहीं होता, तो हमें क्या करना है, इसको मानव में भेजना है। लेकिन हम सीधे नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर हमने इसको भेज दिया तो हो भी सकता है ये रोग फैला दे, लेकिन हमें पता नहीं ये फैलाएगा या नहीं फैलाएगा, तो हम क्या करेंगे, पारजीनी जंतु का उपयोग करेंगे। जैसे पारजीनी जंतु है चूहा, यहाँ पे पारजीनी जंतु है चूहा, तो मानव में भेजने से पहले इसको कहाँ भेजेंगे, हम चूहे में भेजेंगे। यदि इस चूहे के अंदर कोई रोग हो जाता है तो हम क्या मानेंगे कि इसके अंदर रोग है और ये रोग कारक है, तो काम की बात नहीं है, हम इंसान में नहीं बेचेंगे। अगर इसमें कोई रोग नहीं लगता है, अगर यदि इसमें कोई रोग नहीं लगता है तो हम क्या मानेंगे, ये सही है, ये दवाई के रूप में या जिस रूप में भी हम काम करें वो कर सकते हैं, इसको भेज डालेंगे आगे। ठीक है, तो ये हो गया रोग का पता लगाने के लिए। इसके बाद है जैविक उत्पाद, यानी विविध विभिन्न प्रकार के हार्मोन प्रोटीन इनका उत्पादन, यानी जैविक उत्पाद बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जीएमओ का उपयोग करते हैं। तो आपको पहले पढ़ चुके हो, जैसे इंसुलिन हार्मोन क्या है, जैविक उत्पाद है। इंसुलिन हार्मोन क्या है, जैविक उत्पाद है। कोई प्रोटीन बनाना है, जैसे कोई जीन डालकर हमने प्रोटीन बनाया, वो भी क्या है, जैविक उत्पाद है। कोई विटामिन बनाया हमने, जैसे विटामिन ए बनाया था चावल के अंदर, उसमें जीन डाला, तो वो भी क्या है, उत्पाद है। कोई भी जैविक उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, पारजीनी जंतु का उपयोग करते हैं, औषधि बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है रोजी गाय का। रोजी गाय ये क्या है, पारजीनी जंतु है। अब इस गाय के दूध में एल्फा लेक्टो एल्बुमिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए जो है कोई जीन डाला गया था। अब इसके रोजी गाय के अंदर क्या होता है, रोजी गाय का जो दूध होता है, रोजी गाय का जो दूध है, उस दूध के अंदर सामान्य गाय की तुलना में जो प्रोटीन की मात्रा है वो ज्यादा होती है। अब क्यों होती है ज्यादा, क्योंकि इस गाय के अंदर अंदर हमने क्या कर दिया, दूध वाला कोई जीन है वो डाल दिया। जैसे जीन डाला तो वो बन गई पारजीनी जंतु। समझा क्या? तो इससे क्या हो गई, जो भी जैविक उत्पाद है, जो दूध है वो जैविक उत्पाद, ये प्रोटीन इंसुलिन हार्मोन विटामिन दूध ये सारे के सारे जैविक उत्पाद है। तो कोई जैविक उत्पाद प्राप्त करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पारजीनी जंतु का उपयोग करते हैं। और ये मात्रा है वो पूछी गई रोजी गाय के दूध में 2.4 mg प्रति लीटर, यानी प्रोटीन कितना होता है, 2.4 मिलीग्राम प्रति लीटर जो है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। इतना प्रोटीन होता है उस दूध के गाय में जो रोजी गाय होती है। और कब हुआ ये प्रोटीन, जीन स्थानांतरण करने के बाद। समझ में आ गया? तो ये जैविक उत्पाद है, ये थे लाभ। इसके बाद टीका सुरक्षा एक और है,
किसी रोग से टीका का निर्माण कर उसका परीक्षण जो होता है पारजीवी जंतु पर किया जाता है। क्योंकि पारजीवी जंतु टीका के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे पोलियो के टीकों का परीक्षण। अब ये बात पहले भी समझ चुके हम किसी भी रोग कारक के रूप में, यानी इंसुलिन हार्मोन वाला, हमने ये मान लो इंसुलिन हार्मोन का टीका बनाया। लेकिन क्या हम डायरेक्ट इसको मनुष्य में भेज देंगे? नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि हो सकता है इंसुलिन हार्मोन का जो इंजेक्शन हमने बनाया है, जो दवाई हमने बनाई है, उससे मानव में डालेंगे, तो मानव में डालने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट पैदा हो जाए, जैसे पहले हो रहे थे। उसी प्रकार कोई खाँसी, कोई सिर दर्द, कोई पेट दर्द, कोई अन्य जो विकार पैदा हो जाए, साइड इफ़ेक्ट, पार्श्व प्रभाव पैदा हो जाए। वो पैदा होंगे या नहीं होंगे, इसका परीक्षण करने के लिए जो टीका बनाया है, उसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको इस चूहे में डालेंगे, जो चूहा क्या है? पारजीवी जंतु है। इसमें डालेंगे। अब अगर उस चूहे में कोई परिवर्तन होगा, रोग होगा, तो मानव में नहीं डालेंगे। अगर कोई रोग नहीं होगा, मतलब वो टीका सुरक्षित है, तो हम क्या करेंगे, इसको मानव के लिए भेज देंगे। तो ये क्या हो गया, टीका परीक्षण के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, ये लाभ है। उम्मीद है इतने लाभ समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखें आगे नेक्स्ट, किसी जोखिम अथवा खतरे की पहचान करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कोई भी जीव है, उसके अंदर हम जीन स्थानांतरित कर रहे हैं, तो हो सकता है वो जीन विकराल रूप धारण कर ले। जैसे एक बॉलीवुड मूवी है, वो जो मछली होती है, उसके ऊपर वैज्ञानिक कुछ प्रयोग कर रहे हैं। अब वो मछली क्या कर रही है? विकराल रूप धारण कर लेती है। यानी उसके अंदर जीन स्थानांतरण करिए, वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जीन स्थानांतरण करके कुछ ना कुछ प्रक्रिया करके उसमें देख रहे हैं कि क्या परिवर्तन आता है ऐसे-ऐसे। अचानक उसके अंदर उस जीन को प्रभावित करने से क्या होता है, ताकत इतनी आ जाती है कि वो बहुत बड़ी हो जाती है, आकार में बहुत बड़ी हो जाती है और वो सारे लोगों को खाने लग जाती है, जो भी वैज्ञानिक होते हैं उनको मार देती है, प्रयोगशाला नष्ट कर देती है और तबाही मचा देती है पूरे संसार के अंदर। वो तो मूवी के अंदर है। तो रियल में भी तो ऐसा हो सकता है, कोई जीन हम इसके अंदर डाल रहे हैं, उसके अंदर कोई बड़ा खतरा आ जाए। तो उसकी पहचान करने के लिए पहले क्या किया जाता है, छोटे रोग कारक या जो जीव होते हैं उनके अंदर डाला जाता है, पारजीवी जंतुओं के अंदर। यानी जोखिम का आकलन लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद रासायनिक सुरक्षा के परीक्षण के लिए भी सेम ही कंडीशन है, भी किसी प्रकार से कोई जहरीला होगा या नहीं होगा, उसका पता लगाने के लिए। यहाँ तक पारजीवी जंतु के लाभ थे, समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नैतिक मुद्दे। नैतिक मुद्दे क्या है? नैतिक मुद्दों में कुछ नहीं है, ये कहना चाहता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, ये जो प्रयोग कर रहे हैं, चूहों पर कर रहे हैं, कोई प्रयोग हमने जो पौधे हैं उनके ऊपर किया, तम्बाकू के पौधे पर जो किया था, और हम देखते हैं बंदरों के ऊपर, अलग-अलग जीवों के ऊपर प्रयोग करते हैं। जो भी वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं वो अलग-अलग जीवों पर कर रहे हैं। ये नैतिक मुद्दे का मतलब है कि हमारे जो हम जो मनुष्य है, अपनी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं, हम जीवों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे चाहे वैसा उनको बाँध के रख रहे हैं, उनको बहुत मतलब कैद करके रखते हैं, उनके ऊपर इंजेक्शन दवाइयाँ छिड़क रहे हैं। अगर वो मर भी जाता है, तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसको, या मतलब उसका जीवन हम समाप्त कर रहे हैं। जैसे चाँद के ऊपर जो यान भेजा गया था, सबसे पहले कुत्ते को भेजा था। उसे मानव ने किया था खुद। क्यों? उसने परीक्षण किया, क्या कुत्ता जीवित रहता है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब वो कुत्ता मर गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो घबरा के अपनी कमियों के कारण मरा है, लेकिन इंसान क्या वो नहीं मरता? लेकिन हर कंडीशन के अंदर देखें तो उस जीव की तो मृत्यु होगी, उसकी तो हानि होगी, उसको तो अधिकार है स्वतंत्र रहने का, आपके पास कौन-सा अधिकार है? तो नैतिक मुद्दों में यही कहना चाहता है कि हर जीव के पास अधिकार होता है, वो जीवित रहे, वो सही तरीके से अपनी लाइफ़ जिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने स्वार्थ के अनुसार हम मार रहे हैं। तो ऐसे कुछ नियम अथवा कानून बनने चाहिए कि उनको मतलब या तो एक लिमिट, एक सीमा के अंदर उपयोग किया जाए और उनको जीवित रहने दिया जाए जीवों को। वो है नैतिक मुद्दे। हमारा दायित्व है, फर्ज़ बनता है, पर्यावरण के अंदर केवल हम अकेले नहीं हैं, मानव के अलावा और भी जीव-जंतु वो भी जीवित रहें। हम क्या करें, पेड़-पौधों को काट रहे हैं, हम जीव हैं उनको मार रहे हैं, जंगलों में शिकार कर रहे हैं, तो उनको भी अधिकार है जीवित रहने का, मानव अकेला तो नहीं है। तो उनके लिए क्या कर रहे हैं कि कोई भी सरकार है जो एक नियम है, कानून बनाए। पहले देखते हैं, अब बायोलॉजी के अंदर 11वीं-12वीं के बच्चे थे, उनको प्रैक्टिकल जब करवाए जाते थे, तो मेंढक है उनको काटा जाता था। क्यों काटा जाता था? ताकि उनको समझाया जाए, प्रैक्टिकल किया जाए। लेकिन मेंढक क्या है? जीव है, उसको तो मार रहे हैं। अब एक स्कूल के अंदर ऐसे मान लो 25 ही बच्चे हैं और एक शहर के अंदर 10 ही स्कूल है, तो कितने मेंढक चले गए? और पूरे राजस्थान, पूरे भारत के अंदर कितने स्कूल हुए? तो कितने मेंढकों की जान चली जाती है हर वर्ष, और पूरे विश्व के अंदर कितने? फिर बाद में सरकार ने क्या किया, नैतिक मुद्दों के अनुसार उनके ऊपर रोक लगा दी कि अब कोई भी जीव को नहीं काटेगा। इसीलिए आप क्या कर रहे हो? समझदार हो आप, बिल्कुल ही काटने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही प्रैक्टिकल कर देते हो। ठीक है, ये कोई भस्मासुर न बन जाइए सारे के सारे। इसके बाद हानि, यानी ट्रांसजेनिक जंतुओं की हानि क्या है? हानियों के अंदर देखिए, हानि इनकी क्या है? पहले जीएमओ पढ़ रहे थे हम, उसके बाद इसके लाभ पढ़े, समझ में आ गए सभी को? लाभ के बाद है इनकी हानि। हानि क्या होती है? अभी कोई भी जीव हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले बड़ी हानि तो यही है कि उसमें कोई एलर्जी वगैरह पैदा हो सकती है।
उसमें साइड इफ़ेक्ट वगैरह पैदा हो सकते हैं, जिससे वो जीव जो हमने बनाया वो मर सकता है। दूसरी यानी ये कह रहा है कि उसके अंदर दुर्घटनावश कोई जीन ऐसा चला जाए, तो वो अनियंत्रित हो सकता है, यानी अपने नियंत्रण से बाहर हो सकता है। जैसे कोई घोड़े के ऊपर या शेर के ऊपर या कोई ऐसे जीव के ऊपर हमें परीक्षण करनी जो खतरनाक है। पहले वो शांत है, लेकिन जैसे हमने उसके ऊपर दवा डाली, तो वो अनियंत्रित हो जाए, खूंखार बन जाए, जानलेवा बन जाए, तो वो समय हानिकारक हो सकता है। जैसे ज़ॉम्बी जो वाला है, ज़ॉम्बी मूवी आपने सभी ने देखी, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो मनुष्य होते हैं, वो नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक वायरस चला जाता है, कोरोना वायरस आया था, इस प्रकार से। और क्या है भई इसके अंदर? हाँ, काइमेरिक प्रभाव की परिभाषा ये देख लो। यह एक ऐसा प्रभाव हो सकता है जो किसी क्षेत्र में विजातीय बाह्य पौधों के प्रवेश करने से उत्पन्न होता है। उसे हम कहते हैं काइमेरिक प्रभाव। यानी कोई क्षेत्र है, उसके अंदर कोई बाहर से कोई पौधा आया और उस क्षेत्र के अंदर कोई प्रभाव पैदा होता है, उसे बोलते हैं काइमेरिक काइमेरिक प्रभाव बोलेंगे उसके अंदर। और और क्या है भई? जीएमओ को यानी हाँ, जीएमओ से एक और हानि ये है कि ट्रांसजेनिक फसलों के परागणकर्ताओं के लिए ये विनाशकारी हो सकते हैं। यानी परागणकर्ता क्या होते हैं? जो पेड़-पौधों के अंदर परागण की क्रिया करते हैं। परागण क्या होता है सभी को पता है। परागण जब हो रहा है, मधुमक्खी परागण कर रही है। हो सकता है कि हमने कोई पौधा जैसे बीटी के पास ऐसा बनाया, जो हो सकता है उस लाल सुंडी कीट से तो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर ली इसने। लेकिन परागकण की प्रक्रिया के लिए जब कीट आएगा, उसको भी मार डाले वो। तो ये परागणकर्ताओं के लिए क्या क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है। तो भारत सरकार ने इन नैतिक मुद्दों पर नज़र रखने के लिए एक समिति बनाई है, जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, जीईएसी। ये एक कमेटी है, यानी नैतिक मुद्दों के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है, तो जीईएसी ये कमेटी बनाई है भारत के अंदर। याद रखना, इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इसका पूरा नाम है। इसके बाद यह समिति जीएम रिसर्च तथा जन सेवाओं की जीएम जीवधारियों के प्रवेश की वैधानिक जांच करती है। यानी ये पहले जांच करेगी। आप जो भी अब प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप घर में चूहा पकड़ के लेके आए, अब प्रयोग करने चल रहे हो, लेकिन आपको नहीं बनना है। उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इस जीएसी से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आप सही हो, ये अनुमति देती है, उसके बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा, इनके ऊपर मतलब प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अंतिम टॉपिक है, लास्ट देखिए, पेंटेट और बायोपायरेसी। तीन इस अध्याय में हमें टॉपिक पढ़ने थे, तीनों हमने कंप्लीट कर लिए। कौन कौन सा? पहला टॉपिक हमने पढ़ा था चिकित्सा के क्षेत्र के कृषि के क्षेत्र के अंदर। दूसरा हमने पढ़ा था चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर जैव प्रौद्योगिकी। और तीसरा हमने पढ़ा है पारजीनी जंतु। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पेंटेट और बायोपायरेसी। क्या होती है पेंटेट और बायोपायरेसी, दोनों देखिए। पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है एक शुभ अधिकार, अनुमत एक शुभ। यानी आपने कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, आप वैज्ञानिक बन गए, अब भविष्य में डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बनने के बाद आपको ज्ञान हो गया बहुत ज्यादा, भविष्य में दुनिया भर का ज्ञान हो गया। जैसे ज्ञान हुआ तो आपने क्या किया, खोज करना शुरू कर, आपने कोई दवाई बना ली। अब दवाई बना ली, आपने दवाई बनाई, लेकिन उस दवाई के कम से कम, आपकी दवाई बनाने की अवधि के कम से कम 20 या 25 दिन के बाद कोई और आता है और वो दुनिया में खबर पहुँचाता है कि ये दवाई मैंने बनाई है। और दवाई तो बना आपने आपने बनाई थी, और वो कह रहा है मैंने बनाई है। वो क्या कर रहा है? खुद का मतलब विस्तार कर रहा है। तो लोग ऐसा ना करें कि किसी के द्वारा बनाई गई जो भी वस्तु है, उसका हक कोई दूसरा ना लेके जाए। इसे सुरक्षा करने की प्रक्रिया करे, फिर उपचार के लिए जो बनाया गया वो है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? उस एक व्यक्ति को अधिकार देता है जिसने उस वस्तु की खोज की। यानी आपने अगर खोज किया तो आप उस वस्तु के ऊपर क्या कर सकते हो, पेटेंट बनवा सकते हो। यानी 20 साल 10 साल के लिए आप क्या कर सकते हो, अपन एक प्रयोग छापा बना सकते हो और आप कह सकते हो ये देखो मैंने बनाई है। अब अगर कोई इस वस्तु को यूज करेगा तो या तो मेरे से पूछ के यूज करेगा, या मुझे पैसे देगा, या जो मैं कहूंगा उसी लिमिट के अंदर ही रह के वो यूज करेगा। ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा अनुसार वो उपयोग कर रहा है। उसको बोला जाता है पेटेंट। समझा गया? मतलब जिस व्यक्ति ने खोज किया वो उसका अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसे बोला जाता है पेटेंट। देखो, सरकार द्वारा किसी वस्तु, सेवा, खोजकर्ता को यानी जिसने खोज की है, दिए जाने वाला वह अधिकार जो अन्य व्यक्तियों को इस खोज के व्यापारिक उपयोग से रोकता है, पेटेंट कहलाता है। यानी आपने जिस वस्तु की खोज कर ली, अब और कोई व्यक्ति इसको नहीं खोज सकता। अगर वो खोजेगा तो उसे अलग कुछ देखना दिखाना पड़ेगा, जो आपने बनाया है वो नहीं दिखा पाएगा। जैसे आपने बनाया वो दिखाएँगे, तो वो अधिकारी वो क्या कहेंगे, ये देखिए आप इसने बनाया है पहले, आप नहीं बना सकते। यानी उसके पास अधिकार है। उदाहरण के लिए फेसबुक है, फेसबुक ऐप है। उस फेसबुक ऐप का जो कोई ना कोई मालिक है, एलोन मस्क का या जो भी है मुझे नहीं पता। जो मालिक है वो क्या कर रहा है? उसके पास पेटेंट है, अधिकार है। उसने पेटेंट प्राप्त कर लिया फेसबुक का। अब कोई और व्यक्ति फेसबुक बनाएगा तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। या तो उसे पहले उस मालिक से पूछना पड़ेगा, फेसबुक के मालिक से।
अगर वो कहेगा हाँ, ये नहीं आप चला सकते हो तो ठीक है, अन्यथा नहीं चला पाएगा। अगर वो चलाएगा तो उसको सज़ा हो जाएगी, वो उसके ऊपर केस कर सकता है, वो होता है पेटेंट, समझ आ गया? अब वो फेसबुक के वाले को या तो कुछ पैसे दे या फेसबुक वाले से टैग लगाए, उस मालिक का नाम लिख कर और फिर ये प्रचार कर सकता है, हाँ, मैंने तो नहीं बनाई, लेकिन मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, ये बनाई गई उसकी, इस प्रकार से। अर्थात उस मालिक ने क्या किया, उसका पेटेंट बना रखा है, वो होता है पेटेंट, समझ आ गया? अब इसके अंदर क्या होता है, किसी आविष्कार है तो उसके बाद उत्पाद भी शामिल है, इसमें क्या-क्या शामिल है वो देख लो। अ, पेटेंट किन के लिए दिया जा सकता है? तो कोई आविष्कार करे, उसके लिए दिया जा सकता है। पहले हो चुके आविष्कार में सुधार करने के लिए, यानी हो सकता है फेसबुक आपने पहले बना रखी हो, लेकिन हमने कुछ इसमें सुधार किए। कि पहले जो फेसबुक था उसमें केवल फ़ोटो अपलोड कर सकते थे, लेकिन मैंने इसमें से किया कि इसमें वीडियो और फ़ोटो दोनों एक साथ अपलोड कर सकते हैं। तो वो सुधार आपने कुछ किए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ फेसबुक का, यहाँ पे पेटेंट जो चल रहा है वो किसी जीव विशेष की खोज के बारे में चल रहा है। किसी उत्पाद को बनाने की विधि के लिए भी हो सकता है, यानी आपने जो फेसबुक बनाया था, पहले प्ले स्टोर में गए थे, फिर डाउनलोड किया, फिर बनाया था। मैंने जो प्ले स्टोर बनाया, पहले मैं घर पे गया, फिर बाज़ार गया, फिर रास्ते में ऐसे कुछ और ऐप खरीदे, फिर ऐसे वैसे-वैसे करके उसमें नमक मिर्च डाला और फिर बनाया। तो वो अलग से बनाया हो सकता है। किसी विचार या अभिकल्पना के लिए भी हो सकता है, यानी आपने कोई अभिकल्पना मतलब अलग से उसको बनाया। जैसे चावल के अंदर विटामिन ए के लिए जो जीन डाला गया था, वो जीन है, वो अलग है। और अलग जो पहले चावल है, प्रकृति में उग रहे हैं, वो अलग है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है बासमती चावल की। बासमती चावल की भारत के अंदर बहुत ज़्यादा किस्में हैं, वो बनाई जाती है। यहाँ पे लगभग 27 किस्में बासमती चावल की। चावल जानते हो आप सभी? बासमती चावल जानते हो, खाते हो सभी? इसकी 27 किस्में हैं, जो है। और भारत के अंदर क्या है, प्राचीन समय से उगाया जा रहा है। लेकिन 1997 में क्या हुआ, एक अमेरिका की कंपनी ने यूएस पेटेंट से क्या किया, इसके ऊपर पेटेंट प्राप्त कर लिया। यानी उसने कहा ये चावल है, मैंने बनाए हैं। अब क्यों बनाए हैं? क्योंकि उसने क्या किया, उसके अंदर संकरण के द्वारा एक अलग जीन डाल दिया और अलग जीन डाला तो उसके अंदर क्या हुआ, जो बासमती चावल था, रहा तो बासमती चावल, लेकिन उसके अंदर एक नई विधि डाल दी उसने। पेटेंट में अभी भी मैंने क्या पढ़ा है, उसने नई विधि, नए प्रकार से प्रक्रिया के द्वारा उसे बनाया, उसे हम पेटेंट दे दिया, तो कंपनी ने उसको पेटेंट दे दिया था। सामान्यतः बासमती चावल भारत की किस्म है, लेकिन अमेरिका के 1997 के अंदर अमेरिका ने क्या कहा, ये हमने बनाया। लेकिन वो बासमती चावल की बात नहीं कर रहा, बासमती चावल से एक और नई किस्म बनी, उसकी बात कर रहा है। अब उसको पेटेंट मिल गया। अब यदि वो चावल हमें लाना है, खरीदना है, कोई भी खरीद रहा है, कोई बना रहा है, तो पहले उसको पैसा देना पड़ेगा, फिर ही वो खरीद सकता है। ये होता है पेटेंट, ठीक है? पेटेंट सभी को समझ में आ गया होगा, अनुमत एवं स्वाधिकार। उसके बाद है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी होती है चोरी करना। ये मान लो चोरी, चोरी है, वो एक तरह से बायोपायरेसी है। बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी उस मालिक को बिना बताए उस प्रोडक्ट को चुराना क्या है? बायोपायरेसी। यानी आप बहुराष्ट्रीय कंपनीज़ होती हैं, दूसरे संगठन होते हैं, उनको उनके द्वारा जो भी जैविक संगठन बनाए गए हैं, उन सभी के द्वारा जो भी उत्पाद बनाए गए हैं, उनको बिना बताए आप उसकी क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो, उसे हम बायोपायरेसी बोलते हैं। जैसे मूवी देखते हो, मूवी सबसे पहले जब रिलीज़ होती है तो सिनेमाघरों में आती है। सिनेमाघरों में आने के बाद जब उसके पैसे वसूल कर लिए जाते हैं, उसके बाद टीवी या मोबाइल फ़ोन पे अपलोड होती है। हालाँकि वर्तमान में ऐप आ चुकी है अलग-अलग। तो सिनेमाघर वाले क्या करते हैं, उसको पर्दे पे चला रहे हैं, उसके साथ कुछ लोग उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं फ़ोन में, यानी उसकी पायरेसी कर रहे हैं। पायरेसी का मतलब समझ क्या? पायरेसी का मतलब होता है कॉपी करना, चुराना, उसको चुरा रहे हैं और उसके बाद ब्लैक में बेचते हैं उसको ₹50 में फ़िल्म, ₹100 की फ़िल्म जो अभी भी रिलीज़ हुई है कल-परसों, उसको 100, 200, 400, 500 इस प्रकार से बेचते हैं ब्लैक के अंदर। वो होता है पायरेसी। पायरेसी का मतलब क्या है? चोरी करना। यहाँ पे शब्द है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब क्या है? बायो का मतलब होता है जीव, तो किसी जीव की चोरी करना। जीव की चोरी करना वैसे नहीं है किसी घर से बकरी उठा ली है, किसी घर से पशुओं को उठा लिया, वो चोरी नहीं है। बायोपायरेसी का मतलब है जीव विज्ञान के अंदर जो क्रियाविधि है उनको चोरी करना, बायोपायरेसी, ठीक है? यहाँ पे देखिए, जैव संसाधन में वह सभी जीवधारी शामिल है जिनका उपयोग किसी भी लाभ के लिए किया जाता है। अब किसी को कम भुगतान किया, किसी कंपनी को, या उनके जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया और उसके अनुरूप नियमों का उल्लंघन करके, यदि कोई जीव विज्ञान के नियमों का उल्लंघन करके किसी जीव का उपयोग कर रहा है, किसी फैक्ट्री के अंदर जीव का निर्माण कर रहा है या उसमें जीन स्थानांतरण कर रहा है, तो वो होता है बायोपायरेसी। समझ में आ गया? इसकी रोकथाम क्या है? पायरेसी जो होता है विकासशील या अल्प विकसित देशों का अनधिकृत शोषण है। अतः उचित प्राधिकरण करिए, सीधी-सी बात कर रहे हैं अभी। हम क्या कर सकते हैं, उसमें कठोर नियम का उपयोग कर सकते हैं, हम कानून बना सकते हैं उसके अंदर और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर नियंत्रित पा सकते हैं बायोपायरेसी पर। ये था हमारा चैप्टर, पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार पूरा रिवीजन कर रहा हूँ मैं। देखिए हमने क्या किया, जैव प्रौद्योगिकी उसके उपयोग शुरू किए थे। इसमें हमने ये देखा था जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, पूरी विधि है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने ये देखा इसमें कृषि के क्षेत्र के अंदर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों करते हैं।
उसके बाद किस प्रकार से करते हैं, तो 3 प्रकार के पौधे थे, सुनहरा चावल, मिट्टी, कपास और तम्बाकू वाला पौधा। इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर देखा, इंसुलिन हार्मोन को बनाया और आणविक निदान वाला देखा था, एडीए विकार वाला देखा था और उनके किस प्रकार से उपचार करते हैं वो देखा था। इसके बाद हमने पारजीनी जंतु को देखा, पारजीनी जंतु किसे कहते हैं, जीन स्थानांतरण करके जो जंतु बनाया जाता है, उसको पारजीनी जंतु कहते हैं। और उसके बाद हमने देखा पारजीनी जंतु के लाभ क्या है और पारजीनी जंतु के हानि क्या है। इन तीनों के अलावा जो है वो है बायोपायरेसी और टोटिपोटेंसी और ये पेटेंट। समझ में आ गया इतना? ये था छोटा सा चैप्टर। अब नेक्स्ट जो है वो चैप्टर मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, वन शॉट के रूप में करेंगे या देखेंगे। ज़्यादा समय तो नहीं है हमारे पास, लेकिन देखेंगे जिस प्रकार से ये हुआ है। इसमें ज़्यादा डीप भी मैं नहीं गया हूँ, ऊपर ऊपर से या जिस प्रकार से भी समझा जा सके, ऐसा नहीं छोटा मैंने कुछ भी नहीं है और पढ़ा वैसे विवरण मैंने भी नहीं दिया है। ठीक है, इस प्रकार से किया कि पूरा समझ में आ जाए एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना।